Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बैलेंस शीट का न्यू फॉर्मेट पढ़ने वाले हैं जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में एज पर स्केड्यूल 3 दे रखा है। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले जो भी आज तक हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ा था, जो कि क्लास 11th में हमने सीखा था, वहां पर हम बैलेंस शीट का एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट पढ़ते थे जो कि एक टी शेप अकाउंट्स की तरह होता था, जिसके हम लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज डालते थे और राइट हैंड साइड में हम एसेट्स को शो करते थे। अब लाइबिलिटीज के अंदर ही हम सारी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल को दिखाया करते थे और एसेट साइड्स में हम टोटल एसेट्स जो कि नॉन करंट एसेट्स एंड फिक्स करंट एसेट्स हमारे होते थे वो हम दिखाया करते थे। लेकिन जैसे ही हमारा कंपनीज एक्ट जब आया 2013 नया, तो उन्होंने हमें कहा कि आप बैलेंस शीट और P&L अकाउंट को एक नए तरीके से बनाएंगे। पार्टनरशिप को हम पुराने ओल्ड फॉर्म में ही बना सकते हैं उनकी बैलेंस शीट को, लेकिन कंपनीज की जो हमें बैलेंस शीट होगी वो एक न्यू फॉर्म में बनानी पड़ेगी जो कि एक वर्टिकल बैलेंस शीट है। तो अगर मैं आपको शो करूं तो वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, जिसके अपर पोर्शन हमारी इक्विटीज एंड लायबिलिटीज को शो करती है और इसके नीचे का जो पोर्शन है, जो कि मैंने इसके राइट हैंड साइड में बनाया है बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट स्पेस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसके नीचे शो होता है वो एसेट साइज हमारा शो होता है। तो पहले कुछ इस तरीके से होता था, जब हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता था तो यहाँ पर हमारा लायबिलिटीज होता था, इस साइड को हमारा एसेट्स होता था। तो नई बैलेंस शीट में क्या है, क्या कुछ नया है, वही आज हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो के साथ बने रहना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप इस बैलेंस शीट को इजीली लर्न कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नई बैलेंस शीट में क्या है, जैसे कि आपने देखा है पुरानी बैलेंस शीट में हमारे पास शेयर कैपिटल की बातें होती थी, तो नई बैलेंस शीट में इस शेयर कैपिटल को दो उसमें बांटा हुआ है। वैसे ही लायबिलिटीज को भी दो उसमें बांटा हुआ है और हमारे एसेट्स को भी यहाँ पर दो उसमें कैटेगराइज कर रखा है। कैसे कैटेगराइज कर रखा है, जब हम अभी पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, बैलेंस शीट में आपने देखा है कि जो फर्स्ट हमारा फॉर्मेट है उसमें हमें सबसे पहले लिखना होता है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। अब इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के अंदर हमें इक्विटीज की पार्ट भी डालनी है और लायबिलिटीज के पार्ट भी डालने हैं। और आपको ये भी क्लियर है कि इक्विटी प्लस लायबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, आपका एसेट होता है। तो मतलब जो यहाँ का टोटल आपका आने वाला है वही एसेट का टोटल भी आपका आएगा। तो देखिए, इक्विटीज के अंदर क्या क्या आते हैं। सबसे पहला जो है पोर्शन वो है शेयर होल्डर्स फंड। देखिए, जो भी कंपनी शेयर इशू करके जो भी पैसा ला रही है, रेस कर रही है अपने इन्वेस्टर से, तो वो सारा यहाँ पर लिखा जाता है शेयर होल्डर्स फंड के अंदर, जिसके अंदर शेयर कैपिटल आता है। वही शेयर्स को इशू करके जो कैपिटल रेस किया, शेयर कैपिटल के अंदर आएगा। अब शेयर कैपिटल के अंदर सारा हमें अमाउंट रिकॉर्ड करना होता है, चाहे वो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप का हो या फिर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप का हो। तो सारा हम एक तरीके से यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते, उसके लिए हमें अलग से एक नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ता है। वहां पर हम उसको सम अप करके यहाँ पर उसको रिकॉर्ड करते हैं फाइनल अमाउंट को। इसी के बाद जो कंपनी रिजर्व्स एंड सरप्लस क्रिएट करती है वो भी उन्हें यहाँ दिखाना पड़ता है। अब कंपनी जो होती है अलग अलग टाइप के रिजर्व्स बनाती है अपनी कंपनी के अंदर, लाइक कैपिटल रिजर्व हो गया या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो गया। तो अलग अलग टाइप के जो रिजर्व होंगे कंपनी को वो यहाँ पर दिखाने पड़ेंगे। वैसे ही सरप्लस, सरप्लस में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो P&L का जो हमारे पास बैलेंस बचता है, प्रॉफिट या लॉस, वो सरप्लस के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और हेड है जिसका नाम है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। देखिए स्टूडेंट, शेयर वारंट्स एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि पब्लिक कंपनी के द्वारा इशू होता है और इसकी मदद से भी होल्डर को एक राइट मिलता है कि वो उसे कन्वर्ट करवा सकता है कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट में इन फ्यूचर पीरियड। ओके, तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स भी इसके अंदर शो होता है। इसके बाद अगर मैं सेकंड हेड देखूं इक्विटी का, तो वो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। देखिए स्टूडेंट, जब आपने कंपनी अकाउंट सीखा होगा तो वहां पर आपने देखा होगा कि जब भी कंपनी को फंड रेज करना पड़ता है तो वो शेयर इशू करते हैं। और शेयर जो इशू करते हैं, सपोज शेयर की प्राइस 10 रुपीज है, तो एक ही बार में वो 10 रुपए नहीं मंगाते। कुछ पैसा वो एप्लीकेशन पर मंगाते हैं, कुछ वो अलॉटमेंट में मंगाते हैं और कुछ वो फाइनल कॉल पे मंगाते हैं। तो एप्लीकेशन पे सपोज करते हैं उन्होंने 2 रुपए मंगाए और अलॉटमेंट में उन्होंने 3 रुपए मंगाने हैं। तो जो भी मनी अभी अलॉटमेंट का पेंडिंग है वो इस हेड के अंदर आता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मतलब एप्लीकेशन आपने जब मंगा ली, उसके बाद आपने लोगों को शेयर दे दिया, उसके बाद जिन लोगों को आपने शेयर दिया उनसे अलॉटमेंट का मनी कितना पेंडिंग है वो इस हेड के अंदर आएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट।
इसके बाद हमारे जो हेड स्टार्ट होते हैं वो लाइबिलिटीज के होते हैं। तो आपने स्टूडेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो इक्विटी होते हैं उनके दो हेड होते हैं। फर्स्ट इज शेयर होल्डर्स फंड, जिसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट्स आता है। एंड सेकंड जो हेड है इसका वो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। लाइबिलिटीज के देखिए स्टूडेंट्स फर्दर दो हेड है, जिसका नाम होता है हमारा एक तो नॉन करेंट लाइबिलिटी और एक होती है करंट लाइबिलिटी। अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज नॉन करंट लायबिलिटी, तो नॉन करंट लायबिलिटी दरअसल वो लायबिलिटी है विच इज नॉट करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी क्या है? देखिए करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसका पेमेंट आप 12 मंथ्स के विद इन कर दो। तो नॉन करंट लायबिलिटी क्या होगी? वो लायबिलिटी होगी जिसका पेमेंट आप 12 मंथ के बाद करने वाले हैं, वो नॉन करंट लायबिलिटी होगा। तो नॉन करंट लायबिलिटी के हेड्स क्या हैं? जैसे है फर्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो भी आपने लंबे समय के लिए लोन ले रखा है या फिर डिबेंचर्स से पैसा रेज कर रखा है या फिर पब्लिक डिपॉजिट से लिया है, जिसके पैसे को आप 1 साल के बाद देने वाले हैं, तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा, मतलब उधार जो कि आप चुकाएंगे 1 साल के बाद। उसके बाद यहाँ पर आता है एक नया हेड जिसका नाम है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। देखिए स्टूडेंट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दरअसल हमारा जो अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम होता है उसके डिफरेंस से निकलता है। अब ये अकाउंटिंग इनकम, अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग इनकम और दूसरा मैंने बोला टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम। देखिए अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम दोनों में डिफरेंस होता है। जब भी हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो उससे जो इनकम निकलती है वो अकाउंटिंग इनकम होती है, और जब हम टैक्सेशन के हिसाब से इनकम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं और जो इनकम हमारी कैलकुलेट होती है वो टैक्सेबल इनकम बनती है। तो दोनों में डिफरेंस आता है। तो अगर हमारा अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होगा टैक्सेबल इनकम से, तो जो डिफरेंस होगा उसको मैं बोलूंगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जो यहाँ पर शो कर रखा है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारा अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होगा किससे? टैक्सेबल इनकम से। वैसे अगर इसका उल्टा हुआ, अकाउंटिंग इनकम हमारा कम आ गया टैक्सेबल इनकम से, तो जो इसका डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट, जो कि हम यूज करेंगे जब हम एसेट हेड पढ़ेंगे, वहां पर नॉन करंट एसेट के अंदर हम यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग इनकम अगर ग्रेटर होता है टैक्सेबल इनकम से, तो वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्यों आता है? देखिए स्टूडेंट, जब भी हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो सपोज अगर आप डेप्रीसिएशन लगा रहे हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉलो कर रहे होंगे। और सपोज कर रहेंगे जब आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो इनकम टैक्स वाले हमें कहते हैं कि आपको डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड या फिर रिटन डाउन वैल्यू मेथड आपको यूज करना है। तो इस कारण से इनकम में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अगर अकाउंटिंग इनकम में ज्यादा डिफरेंस आ रहा है टैक्सेबल इनकम के मुकाबले, तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। लेकिन अगर अकाउंटिंग इनकम में कम डिफरेंस आ रहा है टैक्सेबल इनकम से, तो आपके लिए वो एसेट बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कंसेप्ट था। तो ये आपको यहाँ पर शो करना होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के अंदर। इसके बाद आपको एक, अगर हम फोर्थ हेड देखें तो वो है एक तरीके से लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या होते हैं? कुछ ऐसे प्रोविजंस जिनका क्लेम जो है वो कंपनी 12 मंथ्स के बियॉन्ड करने वाली है। ओके, ऐसे प्रोविजंस को बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इसके अंदर जैसे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट आ सकता है या फिर प्रोविजन फॉर वारंटीज। तो बहुत सारे प्रोविजंस जिसका सेटलमेंट एक तरीके से 12 महीने के बाद होने वाला है। और इसको छोड़ के जितने भी हमारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होंगी वो आएंगी फिर हमारी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर। ओके, तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या आ सकते हैं स्टूडेंट्स? जैसे आपके प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर या फिर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसके अलावा और भी बहुत सारे आ सकते हैं आपके अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। देखिए स्टूडेंट, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में दरअसल वो लायबिलिटीज आती हैं जो कि अराइज हुई हैं बोरोइंग्स को छोड़ के, मतलब आपने उधार नहीं लिया लेकिन आपके ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, तो उसको छोड़ के जो लायबिलिटी क्रिएट होती है बोरोइंग्स को छोड़ के एक तरीके से, तो उसको हम अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में ट्रीट करते हैं। उसी तरीके से अगर हम फोर्थ अपना हेड देखें लायबिलिटीज का, तो सेकंड जो इसका पार्ट है वो है करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स? करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जिसका सेटलमेंट 12 मंथ के विद इन ही हो जाना है, मतलब आपको इसको पेमेंट 12 मंथ के अंदर अंदर करना है। तो इसमें जो फर्स्ट आ रहा है वो आ रहा है हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, मतलब ऐसे आपने बोरोइंग करी है, ऐसे आपने लोन लिए हैं या पब्लिक डिपॉजिट से लिया है या बैंक से लोन लिया है, जिसको आप 12 मंथ के विद इन ही पे बैक कर रहे हो, तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएगा। दूसरा इसके अंदर आता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के अंदर आपके क्या आते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए, आपके बिल्स पेबल हो गए, ठीक है, वो आपके ट्रेड पेबल के अंदर आते हैं। तो इनकी पेमेंट भी आपको 12 मंथ्स के विद इन करनी होती है। इसके बाद आपका, अगर मैं फोर्थ हेड की बात करूँ, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, कुछ ऐसे प्रोविजंस जो कि शॉर्ट टर्म के लिए हैं, ठीक है, वो इसके अंदर आएंगे, लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या फिर प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट जो कि 12 मंथ्स के विद इन ही होने वाले हैं, या फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड। तो एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आते हैं। फिर बाकी
छोड़ के, इन सबको छोड़ के करंट लायबिलिटी के अंदर जो भी लायबिलिटी बच रही है वो अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आएंगी। लाइक आपका इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। देखिए स्टूडेंट, इनकम रिसीव्ड इन, आपने इनकम को एडवांस में ही रिसीव कर लिया, तो आपने उधार तो नहीं लिया, बोरो तो नहीं किया, लेकिन आपकी लायबिलिटी बन गई है कि जो आपने इनकम रिसीव किया है उसके अगेंस्ट आपको काम करना पड़ेगा। तो वो किस लायबिलिटी के अंदर आएगा? अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा। तो अदर करंट लायबिलिटी या फिर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर वही लायबिलिटी आती है जो कि आप पर एक बर्डन बन चुकी है बिना आपको उधार लिए हुए, बिना आपके उधार लिए हुए। ओके, तो अदर करंट लायबिलिटी के और भी एग्जांपल हो सकते हैं, लाइक अनपेड डिविडेंड हो गया, या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, कोई आपका कॉल इन एडवांस हो गया, ओके, और प्रोविडेंट फंड पेबल हो गया। तो इस टाइप के आपके एग्जांपल इसके अंदर आ सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा हेड था, फर्स्ट हेड, जिसके अंदर हमने पढ़ा इक्विटीज एंड लायबिलिटीज को। इक्विटीज के हमने दो हेड पढ़े, शेयर होल्डर फंड्स एंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एंड लायबिलिटीज के भी हमने दो हेड पढ़े, जो कि एक है नॉन करेंट लायबिलिटी एंड दूसरा है करंट लायबिलिटी। आई होप आपको अच्छे से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए बात करते हैं, अब देखते हैं एसेट्स की ओर। तो एसेट्स में भी हमें दो उसमें एसेट्स को फर्दर कैटेगराइज करना है, एक हमारा करंट एसेट और एक हमारा नॉन करंट एसेट। तो हम पहले बात करेंगे कि नॉन करंट एसेट क्या क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, नॉन करंट एसेट्स हमारे कौन से एसेट्स होते हैं? नॉन करंट एसेट दरअसल वो एसेट होते हैं जो कि हमें बेनिफिट देते रहते हैं मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज़्यादा तक जो हमें बेनिफिट दे रहे हैं, लाइक 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर। तो एसेट्स को हम नॉन करंट एसेट कहते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से एसेट्स आते हैं? जैसे फर्स्ट एसेट है हमारा फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट वो एसेट है जो कि बिजनेस के साथ रहता है और बिजनेस की इनकम को बढ़ाने में हेल्प करता रहता है आने वाले सालों में, ठीक है। और इन एसेट्स को हम बेचते नहीं हैं, बल्कि इन एसेट्स की मदद से हम चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं और उनको आगे रीसेल करते हैं। लाइक टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स कौन कौन होते हैं? टेंजिबल एसेट्स हर फिजिकली एसेट्स, फिजिकली सीन एसेट्स जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स के कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो लैंड हो गया, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर्स, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। तो ये हमारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स दरअसल वो एसेट होते हैं जिनको हम फिजिकली एग्जिस्टेंस जिनका नहीं है, एक तरीके से जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस लगता है कि हाँ ये है। लाइक गुडविल, आपका गुडविल, ब्रांड मार्क, ट्रेड मार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, कॉपीराइट्स। तो इस तरीके के हमारे जो होते हैं वो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो इनका भी बेनिफिट हमें मिलता है, लेकिन ये हमें दिखते नहीं है, हम इन्हें छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि हाँ ये होते हैं। ओके, इसके बाद आता है हमारा फिक्स एसेट के अंदर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो टेंजिबल एसेट से रिलेटेड है। जो भी सपोज करते हैं एक बिल्डिंग है, तो अगर हम बिल्डिंग खाली हो तो बिल्डिंग अगर है तो वो टेंजिबल एसेट है, लेकिन अगर कोई बिल्डिंग बन रही है, ऑफिस की बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका, तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा। वैसे ही जो इसका फोर्थ हेड है वो है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो ये इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड है। सपोज कोई इंटेंजिबल एसेट है, लाइक सॉफ्टवेयर है, तो हम उसे इंटेंजिबल एसेट बोलेंगे, लेकिन अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस में है, बन रहा है सॉफ्टवेयर, तो वो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में आएगा। तो ये है हेड हमारे फिक्स एसेट के। इसके बाद कौन सा एसेट आता है जो नॉन करेंट एसेट है? वो है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। देखिए स्टूडेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो कि कंपनी द्वारा करी गई होती है फॉर मोर देन 1 ईयर। तो अगर कंपनी ने अपने अमाउंट को इन्वेस्ट किया है कोई पर्टिकुलर जगह पर एक साल से ज्यादा समय के लिए, तो वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगी। इसी के बाद हमारा जो थर्ड हेड है वो है डेफर्ड टैक्स एसेट। स्टूडेंट, अभी मैंने इसको डिस्कस किया था आपसे, डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है? जब भी हमारी अकाउंटिंग इनकम कम रहती है टैक्सेबल इनकम से, तो इसको हम बोलते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट। तो जो भी डिफरेंस होगा वो डेफर्ड टैक्स एसेट कहलाया जाएगा। इसके बाद जो फोर्थ हेड है वो है हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। देखिए कंपनी क्या कर सकती है, किसी आउटसाइडर कंपनीज को या किसी पर्सन को लंबे समय के लिए लोन या एडवांस दे सकती है। देखिए अगर वो लेगी लंबे समय के लिए लोन या एडवांस, तो उसके लिए वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो जाएगा, और अगर देगी किसी को लोन्स एंड एडवांस, तो उसके लिए वो नॉन करंट एसेट हो जाएगा और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस में लिखा जाएगा। तो अगर कंपनी ने किसी भी आउटसाइडर को मोर देन 1 ईयर के लिए लोन या एडवांस दिया है, तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस में आता है। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट में जो इसका हेड है वो है अदर नॉन करंट एसेट्स। और सारे करंट नॉन करंट एसेट इन सबको छोड़ के हमारे अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर लिखे जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या हमने पढ़ा है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके एसेट का जो दूसरा पार्ट है वो है करंट एसेट्स। देखिए करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स दरअसल वो एसेट्स हैं जिनका बेनिफिट 12 मंथ्स के विद इन ही हमें मिलेगा और खत्म हो जाएगा।
लाइक हमारे करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि हमने 12 मंथ के लिए ही करे हैं या 12 मंथ से कम समय के लिए करे हैं, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए करे हैं और शॉर्ट पीरियड में ही ये कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। लाइक इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट या फिर प्रेफरेंस शेयर, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट in म्यूचुअल फंड्स जो कि 12 मंथ्स से कम के हैं तो वो इसके अंदर आएंगे। इसके बाद हमारा आता है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का मतलब होता है स्टॉक, जो कि एक बिजनेस के पास होता है ट्रेडिंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो इन्वेंट्रीज में क्या क्या आ सकती हैं, हमारे रॉ मटेरियल आ सकते हैं, हमारे वर्क इन प्रोग्रेस के गुड्स आ सकते हैं, हमारे फिनिश गुड्स आ सकते हैं, या फिर हमारे स्टोर्स एंड स्पेयर्स के पार्ट्स आ सकते हैं, लूज टूल्स आ सकते हैं, तो वो सब इन्वेंट्रीज के अंदर आता है। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल आता है। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल दरअसल वो अमाउंट है जो आपको रिसीव होने वाला है किन से, आपके डेटर से। तो डेटर को आपने गुड्स सेल किया होगा किसमें, ऑन क्रेडिट, तो डेटर आपको जो उस गुड्स का पैसा आपको देंगे तो 12 मंथ के विद इन देंगे, तो जो भी आपको पैसा मिलने वाला है ट्रेडिंग का वो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आता है। तो इसके अंदर आपके डेटर्स आते हैं, बिल रिसीवेबल आते हैं। इसके बाद आता है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश जो भी आपके पास है या फिर बैंक बैलेंस, वो सब इसके अंदर लिखा जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। इसके बाद आपका आता है कि शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। अगर आप किसी भी आउटसाइडर को शॉर्ट टर्म के लिए 12 मंथ्स के अंदर अंदर के लिए आप उसको लोन दे रहे हो या एडवांस दे रहे हो कुछ भी, तो ये शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस आएगा। मोर देन 1 ईयर के लिए अगर आप दे रहे थे तो वो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस था। शॉर्ट टर्म के लिए दे रहे हैं विद इन 1 ईयर अगर सामने वाले को पे बैक करना है तो वो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस हो जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई भी करंट एसेट है तो वो हमारा अदर करंट एसेट के अंदर आता है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अदर करंट एसेट के क्या एग्जांपल हो सकते हैं, लाइक आपके प्रीपेड एक्सपेंस हो गए, या फिर इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, या फिर एडवांस टैक्स आपने पे कर दिया है, तो ये अदर करंट एसेट के अंदर आता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो एसेट्स के भी हमने 2 पार्ट देख लिए, एक हमारा था नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट। आइए एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। हमने देखा कि बैलेंस शीट का जो न्यू फॉर्मेट है एक वर्टिकल फॉर्मेट होता है, जिसमें अपर साइड में हमारे को इक्विटीज एंड लायबिलिटीज लिखनी होती है और इसके नीचे वाले साइड में हमें एसेट्स को लिखना होता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी के 2 पार्ट हैं, शेयर होल्डर फंड एंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। वैसे ही लायबिलिटीज के भी 2 पार्ट होते हैं, एक नॉन करंट लायबिलिटी और एक करंट लायबिलिटी। उसी तरीके से उसके नीचे एसेट्स के भी 2 पार्ट होते हैं, एक नॉन करंट एसेट और एक करंट एसेट। तो वीडियो के शुरू में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एंड में मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं, तो आइए देखते हैं क्या है वो टिप्स एंड ट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अगर आपको ये बैलेंस शीट के फॉर्मेट को याद करना है तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसी को मैंने क्या कर रखा है, इसके एक शॉर्ट फॉर्म्स बना रखे हैं जिसकी मदद से आप इनके जो हेडिंग्स हैं जो इनके अंदर आने वाली हैं वो आप इजीली याद कर सकें। जैसे शेयर होल्डर फंड है, अब शेयर होल्डर के फंड के अंदर हमारे 3 चीजें आती हैं, लाइक शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है, एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स आता है। तो आप इसको शॉर्ट में SRM लिख सकते हैं। ओके, SRM, जिसका एब्रीवेशन आप यूज कर सकते हैं श्री राम मंदिर। तो S फॉर आपका शेयर कैपिटल हो जाएगा, R फॉर आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस हो जाएगा, एंड M फॉर आपका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड हेड है उसमें तो कोई ऐसा हेड फर्दर हेड है नहीं, तो आपका जैसा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। अब अगर हम बात करें नॉन करंट लायबिलिटी की, तो यहाँ पर हमारे 4 हेड हैं फर्दर। तो इसके लिए जो एब्रीवेशन आप यूज कर सकते हैं वो है DOLL डॉल। ओके, तो D फॉर आपका डेफर्ड टैक्स एसेट, O फॉर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, L फॉर आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एंड सेकंड L फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। उसी तरीके से करंट लायबिलिटीज को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं टॉस, TOSS टॉस। T फॉर ट्रेड पेबल, O फॉर अदर करंट लायबिलिटी, S फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, एंड सेकंड S फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। वैसे ही अगर मैं बात करूं आपका नॉन करंट एसेट का, तो यहां पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है, इसका मैंने बनाया है फाइंड लू। तो फाइंड लू, FI स्टैंड फॉर आपका फिक्स एसेट, N स्टैंड फॉर आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एंड D स्टैंड फॉर डेफर्ड टैक्स एसेट, L स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, एंड O स्टैंड फॉर अदर नॉन करंट एसेट्स। एंड लास्ट जो हमारा बचता है वो है करंट एसेट। इसका बनाया है मैंने TISCO, टिस्को। ओके, आपने सुना होगा, एक कंपनी भी है टिस्को इंडिया की। ठीक है, तो T स्टैंड फॉर आपका ट्रेड रिसीवेबल, I स्टैंड फॉर इन्वेंट्रीज, S स्टैंड फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, C स्टैंड्स फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, सेकंड C स्टैंड फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एंड O स्टैंड फॉर अदर करंट एसेट्स। तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स थी, शॉर्ट ट्रिक्स थी, जिसकी मदद से भी आप बैलेंस शीट के फॉर्मेट को इजीली लर्न कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करने वाले हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।